मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 411 केवती क्विनेन। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C411 केवती क्विनेन। एड्स बाय पर फ्यूचर। अध्याय 411 केवती क्विनेन। सेठ को राहत की लहर तब महसूस हुई जब ऐसा लगा कि साम्राज्य की ओर से कोई समस्या नहीं होगी। सेठ ने क्रोध में बहकर आवेग में आकर यह काम कर दिया था। जैसे ही उसकी शक्ति कम हुई, उसका दिल बैठ गया। उसने शाही राजकुमार के सामने शांत और आत्मविश्वास से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह कांप रहा था। वह स्पष्ट था कि साम्राज्य ऐसी जगह नहीं है जहां वह आसानी से नाराज हो सके, खासकर उनके क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं। फिर भी जब नायक के दुखद बहाने की बात आई तो उसकी जुबान फिसल गई। स्थिति समाप्त होने के बाद उसे गहरी सांस लेते देख मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। मेरा हीरो, उसने हंसते हुए कहा, खैर मुझे लगता है कि अब हम इससे बच गए हैं, लेकिन अगर तुम मेरे जाने के बाद भी यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कौन जानता है कि तुमने अभी किस तरह के लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। हमारी चिंता मत करो, हम राजकुमारी से कहेंगे। तुम्हें पता है कि वह फिन से कितना प्यार करती है। अब मुझे केवल उस मूर्ख आदमी की चिंता करनी है। शाम की कसरत के बाद सभी थक गए थे, इसलिए उन्होंने पार्टी से जल्दी निकलने और अपनी आखिरी शाम अपने घर में साथ बिताने का फैसला किया। हालांकि सेठ को एल्जा, मार्सेल और ड्रॉ को अपने काम में घसीटने के लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ था, लेकिन वे तीनों खुशी-खुशी उनकी निजी पार्टी में शामिल हो गए और बुफे की लड़ाई में अपनी उपलब्धियों के बारे में शेखी बघाड़ने लगे। उस रात बाद में उद्धरण चिन्ह ... लीना, ठीक है, बताओ वह लड़का कौन था जो हीरो पर वार करने में कामयाब रहा? वह तुम्हारे लोगों का है ना? हाँ पिताजी, वह सेठ स्मिथ डेल्टा में एक प्रसिद्ध लोहार है। यदि आपने उसे मूल्यांकन दल के लिए चुना है तो वह अवश्य ही एक होनहार लोहार होगा। हाँ, जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। काश वह लोहार के रूप में शामिल होता। मैं समझता हूँ वह उस तलवार के लिए भी जिम्मेदार है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? लीना, मैं सम्राट हूँ, मेरी आंखों के सामने कोई रहस्य नहीं है। एड्स बाय पर फ्यूचर। बिल्कुल, मूल्यांकन के दौरान उनकी क्या भूमिका होगी? उद्धरण चिन्ह ... वह पार्टी के कवि हैं। कवि? क्या तुम्हें यकीन है? मैं भी अनिश्चित था, लेकिन मैंने उसे खेलते हुए सुना और अब मुझे उसकी क्षमता पर विश्वास है। इस बार हम जिस दुनिया में टीमें भेज रहे हैं वह काफी विशेष है, और यही इस बार की खोज का उद्देश्य भी है। सम्राट ने मेज पर से कुछ कागजात लीना की ओर सरका दिए। राजकुमारों ने उन्हें उलझन में देखा, फिर उसका चेहरा आश्चर्य और थोड़ा सदमे में बदल गया। क्या आप गंभीर हैं? और उद्देश्य क्या ये सच है? हाँ, हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन हमारे कुछ विशेषज्ञों को क्यों नहीं भेजा? सम्राट ने केवल गंभीर मौन के साथ उत्तर दिया। इस मामले में आप उन पर भरोसा नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से कई निगरानी में हैं। अगर मैं उन्हें भेजूंगा तो बाकी लोग संदिग्ध हो जाएंगे। दूसरी तरफ परीक्षार्थी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बताओ? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बता रहा हूँ। इस समय दुनिया काफी खतरनाक है। मुझे लगा कि तुम होनहार पौधों को कुछ संकेत दे पाओगे ताकि हम किसी को बेवजह न खो दें। वह जानकारी को समझने के लिए एक क्षण के लिए चुप हो गई। मैं ऐसा ही करूंगा पिताजी। शाम को सम्राट की घोषणा के बाद कोरोना में सामान्य से भी अधिक चहल-पहल थी। रिपोर्टर और प्रसारक जल्द से जल्द लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए दौड़ पड़े। एड्स बाय पर फ्यूचर। आज महान मूल्यांकन शुरू होने वाला था और हर कोई उत्साह और घबराहट से भरा हुआ था। ये पहली बार था कि मूल्यांकन स्वागत भोज के ठीक बाद शुरू होगा। जब कंटेंट की भूखी जनता उत्साह में थी, मीडिया प्रसारण अधिकारों के लिए हाथापाई कर रहा था। चैनल के निर्देशक शाही राजकुमारों से बातचीत करने के लिए आधी रात को ही पहुंच चुके थे। ओट्स से आए समूह में से कुछ ने भोज के दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये समूह काफी चर्चा में आ गया था। सुबह सुबह सेठ को राजकुमारी लीना से मिलने का मौका मिला। वह एक चेतावनी और एक लंबा पैकेज लेकर आई थी। उसकी चेतावनी के बाद वह अपनी प्रेमिका के पास वापस नहीं गया, बल्कि कुछ अचानक तैयारियां कर ली। अब वे एक हॉल में खड़े थे जिसके पीछे एक बड़ा सा द्वार था। ये पथ कार्य के लिए एक टेलीपोर्टेशन संरचना थी, जैसा कि हर सिस्टम चर्च में होता है, लेकिन एक बड़ी अंगूठी के आकार में सीधा खड़ा था। मूल्यांकन के प्रतिभागी हॉल में खड़े थे। उन्हें उनके मूल के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह के सामने वह राजा खड़ा था जिसने उनकी सिफारिश की थी। अपने स्वयं के समूह की तरह उनमें से अधिकांश मोटे तौर पर टीम के सदस्यों से बने थे। प्रतिभागियों को किसी भी अनुयायी को लाने की अनुमति नहीं थी। सेठ ने भोज से कुछ लोगों को पहचाना। एक या दो लोग बेहोश लोगों में से थे, अन्य दर्शकों में से थे। हॉल के चारों ओर तरह तरह के छोटे छोटे गोले उड़ रहे थे। सेठ उन्हें रिकॉर्डर के रूप में पहचान सकता था। गोले छवियों और ध्वनि को रिकॉर्ड और संचारित करते थे। अब तक का सबसे आम डिजाइन मैकेनिक की आंखें थी जो उनके सिर के ऊपर मंडराती थी। सब कुछ साम्राज्य में प्रसारित किया जाता था। सम्राट टेलीपोर्ट गेट के सामने मंच पर आए और अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने एक बार फिर उनका स्वागत किया और मूल्यांकन की कार्यवाही के बारे में बताया। एक कार्य दिया जाएगा जिसे हल करने के लिए प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धा करनी होगी। पूरे समय के दौरान व्यक्तिगत रिकॉर्डर के माध्यम से साम्राज्य द्वारा उन पर नजर रखी जाएगी। टीम का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। जो टीम इस खोज में सफल होगी उसे अतिरिक्त पुरस्कार दिए जाएंगे और मैं उनकी एक इच्छा पूरी करूंगा। लीना ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि स्थानीय राजदूत उसके साथ बातचीत के बाद मिलने वाले पुरस्कारों के अलावा वे प्रसारण स्टेशनों और शाही परिवार से भी अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। प्रसारकों को प्रसारण राजस्व का एक हिस्सा प्रतिभागियों के साथ साझा करना आवश्यक था। साम्राज्य का पारिश्रमिक उस दुनिया में उनके प्रदर्शन और उनके द्वारा दी गई जानकारी के मूल्य पर आधारित था। जो लोग खोज पूरी करते थे वे सम्राट से एक इच्छा भी प्राप्त कर सकते थे। कोरोना के सम्राट की इच्छा लगभग हर चीज को पूरा कर सकती है। जीतने वाली टीम आसानी से राजसी बन सकती है, शायद शाही परिवार में शादी भी कर सकती है। इनामों के बारे में सुनकर भीड़ के चेहरे खिल उठे। हालांकि पुरस्कार के साथ कीमत भी मिली। मूल्यांकन सिर्फ उनकी युद्ध क्षमता पर आधारित नहीं था और यह पूरी तरह से खोज पर भी निर्भर नहीं था। वे दुनिया और उसके संसाधनों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त करके भी योगदान अर्जित कर सकते थे। एक और बात यह थी कि एक सख्त संशोधन के बाद उनके कारनामों को पूरे साम्राज्य में प्रसारित किया जाएगा। एक तरह से यह एक शानदार रियलिटी टीवी शो था। सेठ को कोरोना में बिताए समय से ही इसके बारे में ज्यादातर जानकारी थी। जबकि साम्राज्य 24 घंटे के हिसाब से एक फीड स्ट्रीम करता था, वहां सभी तरह के स्टेशन और चैनल हाइलाइट्स और रिकैप चलाते थे। एड्स बाय पर फ्यूचर। यही सबसे बड़ी वजह थी कि उसने अपने ज्यादातर राज छिपाने का फैसला किया था। जब मीना ने इस दिशा में कुछ कहा था, भले ही इसे सख्त संशोधन के बाद सार्वजनिक किया गया हो, लेकिन सेठ अपने राज दुनिया के साथ साझा नहीं करना चाहता था। उन्हें जिस दुनिया की यात्रा करनी थी उसके बारे में कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया था, सिवाय केवती क्वीन नाम के। लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन ने इसका अनुवाद कुछ इस तरह किया है, अनंत वसंत। यद्यपि उन्हें खोज दी जाएगी, लेकिन खोज के लक्ष्य का खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। गार्ड अब सभी को एक ताबीज वितरित करेगा। इसके माध्यम से हम आपकी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, लेकिन आपके आने के बाद आपको इसे पहनने की बाध्यता नहीं है। यह एक स्थानिक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है जो आपकी टीमों को एक साथ रखेगा। ऐसे उपाय के बिना टीमें विभाजित हो सकती हैं और पूरे विश्व में फैल सकती हैं। ताबीज ये गारंटी देते थे कि एक टीम के सदस्य एक ही स्थान पर पहुंचेंगे, जबकि सिस्टम भगवान का यादृच्छिकीकरण टीमों को दुनिया भर में वितरित करेगा। यह उनकी किस्मत पर निर्भर था कि वे कहां पहुंचते हैं। किसी आपात स्थिति में उन्हें कोरोना में वापस लौटने के लिए लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग करने की अनुमति थी। जाहिर है, यह उन्हें खोज और किसी भी अतिरिक्त पुरस्कार से अयोग्य घोषित कर देगा। बिना किसी विलंब के खोज प्राप्त करें और अपने रास्ते पर चलें। सभी प्रतिभागियों ने एक ही दृश्य देखा, जिसमें एक चट्टान के नीचे एक खंडहर था तथा समुद्र की लहरें धीरे-धीरे उन्हें धो रही थीं। लेस देन डिंग, एक नई खोज उत्पन्न हुई थी। ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेस्ट, ड्रैगन डूम। कठिनाई ए, कोरोना साम्राज्य के सबसे अच्छे दिव्यदर्शी हालेंसी थरू को केवीटी क्वीन के लिए मार्ग खुलने के बाद एक ड्रैगन कंकाल का दर्शन हुआ।
उनके दर्शन के अनुसार हड्डियां क्यों पुराने ड्रैगन निवास में स्थित हैं, जो समुद्र तट की चट्टानों पर एक महान गढ़ के खंडहर के नीचे है। गढ़ का पता लगाएं। ड्रैगन की हड्डियों को पुनः प्राप्त करें। आवश्यकता, ड्रैगन हड्डियों के साथ क्रोना पर लौटें। पुरस्कार, सम्राट की ओर से एक इच्छा ग्रेटर दैन। लेस देन, क्या आप खोज स्वीकार करते हैं? ग्रेटर दैन, ड्रैगन की हड्डियां। ड्रैगन क्या था? असली ड्रैगन किंवदंतियां या मिथक थे जो देवताओं से प्रतिस्पर्धा करते थे। ड्रैगन का कोई भी हिस्सा कम से कम एक पौराणिक सामग्री था। यहाँ तक कि ड्रैगन के हजारों साल पुराने नाखून के टुकड़े भी बहुत कीमती थे। कंकाल की तो बात ही छोड़िए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस जानकारी को पहले से बताने के लिए तैयार नहीं थे। वे संभवतः रिकॉर्डिंग प्रसारित करने से पहले लक्ष्य से संबंधित किसी भी चीज को सेंसर कर देते। अगर यह बात बाहर आ जाती तो पत्कारियों तक पहुंच रखने वाली कोई भी बड़ी शक्ति सबसे पहले हड्डियों को पाने के लिए केवती क्वीन के पास आ जाती। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई दूसरी ताकतें पहले से ही इसकी तलाश में नहीं थी। अब ये भी समझ में आ गया कि सम्राट ने जल्दी से प्रस्थान क्यों किया। सेठ को इस बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला, क्योंकि उन्हें गेट में प्रवेश करने के लिए कहा गया था। प्रत्येक प्रतिभागी के पीछे उनका निजी रिकॉर्ड था, जिसमें सामान्य नेत्रगोलक डिजाइन था। व्यक्तिगत रिकॉर्ड के अलावा कुछ ऐसे भी थे जो अन्य दृष्टिकोणों के लिए समूह का अनुसरण करते थे। सेठ ने आखिरी बार पीछे देखा। मीना, फिन और उसके दोस्त भीड़ में खड़े थे। फिर वह पोर्टल से होकर एक नए रोमांच में प्रवेश कर गया। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 412 कीर्ति क्वीन 2। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C412 कीर्ति क्वीन 2 एड्स बाय फ्यूचर। अध्याय 412 केवती क्वीन 2। ओट से आया दल सूखी घास और भूरी मिट्टी से ढके सूखे मैदान में उतरा। जैसे ही वे द्वार से गुजरे, भयंकर धूप ने उनकी त्वचा को जला दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजकुमारी ने उन्हें बताया था। केवती क्वीन को उसके अपने सूर्य से नफरत थी। इस दुनिया के लोगों ने अपने सूर्य देवता को नाराज कर दिया था, जिसने इस दुनिया के लगभग सभी जीवन को खत्म कर दिया। जैसे उर्थ में, जो पूरी तरह विनाश की ओर बढ़ रहा था, ईश्वर ने व्यवस्था में हस्तक्षेप किया था। दुनिया को एक निर्जन रेगिस्तान से एक ऐसे नरक में बदल दिया जहां अभी भी जीवन संभव था, वह भी एक भयानक कीमत पर। इस दुनिया के लोगों को अंधकार में रहने का श्राप दिया गया था। अगर वे सूरज की रोशनी में कदम रखने की हिम्मत करते तो वे मरे हुए लोगों की तरह झुलस जाते। इसके अलावा हर 12 दिन में एक रक्त सूर्य होगा जो जिस भी जीवित प्राणी पर चमकेगा उसे श्राप देगा। सूर्य देवता का श्राप किसी भी प्राणी को एक भयानक घृणास्पद प्राणी में बदल देगा, जो किसी भी जीवित प्राणी को खोजने और उसे मारने पर आमादा होगा। यद्यपि लोगों को सूर्य से बचने का श्राप था, परंतु सूर्य ने हर चीज पर भारी द्वेष की वर्षा की, जिससे एक समय उपजाऊ रही दुनिया बंजर भूमि में बदल गई। कुछ ही पलों में सेठ एली और बुजुर्ग सज्जन को छोड़कर बाकी सभी टीम के सदस्य शर्माने लगे और उन्हें पसीना आने लगा। यहाँ तक कि मिस दानव को भी अपनी बेचैनी छिपाने में मुश्किल हो रही थी। हीरो ने इसे सबसे बेहतर तरीके से संभाला, लेकिन वह बहुत सहज नहीं दिख रहा था। वह खुद भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। उसके भारी हुड के नीचे गर्मी रुक गई थी और रोशनी उसके खुले हाथों पर जल रही थी। एल्जा, ये तुम्हारे लिए है और यह मार्सेल और ड्रॉ के लिए है, उसने पीछे से किसी को कहते सुना। राक्षस कैट ने पलट कर देखा कि सेठ टीम के कुछ सदस्यों को कुछ बांट रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि वे अंगूठियां थीं। उस आदमी ने मुफ्त उपहार बांटना कब शुरू किया। रडा को छोड़कर उसे कोई भी सामान खरीदने की जरूरत नहीं लगी, लेकिन उसने सुना कि वह मुफ्त में सामान न देने के मामले में काफी सख्त था। वह अभी भी वाई सिटी में खरीदे गए उपकरण पहनती थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि महाकाव्य आइटम उसके लिए कोई बड़ा बदलाव लाएंगे। जब उन्होंने अंगूठियां पहनी तो उनके चेहरे पर राहत की भावना देखकर उसे संदेह हुआ। क्या ये अंगूठियां सिर्फ सूर्य के प्रकोप को कम करने के लिए थीं? वह सोच ही रही थी कि तभी सेठ भी उसके पास आ गया। ये लो, तुम भी एक ले लो, अपनी बुद्धि को इसमें लगाने की कोशिश करो, उसने कहा और उसे एक छोटा सा सुनहरा बैंड थमा दिया। यह एक साधारण अंगूठी थी जिसकी सतह पर एक जटिल पैटर्न बना हुआ था। चूंकि उसके पास सिर्फ एक अंगूठी थी, इसलिए उसके पास खाली जगह थी। उत्सुकतावश उसने उपहार तैयार किया। लगातार दबाव, जलन और सूरज की गर्मी तुरंत ही सहनीय स्तर पर आ गई। क्या ऐसा कुछ अच्छी वस्तुओं के साथ संभव था? अल्पविराम, सूर्य के नीचे कदम रखने के बाद सेठ केवल अपना सिर हिला सकता था। एक साधारण सूर्य के विपरीत ये वास्तव में प्रकाश और अपनी विशेषता शक्ति के साथ दुनिया पर बमबारी करता रहा। इन लोगों ने जो कुछ भी किया है, वह सूर्य देवता पूरी तरह से पागल है। उसने मन ही मन सोचा। वह आदमी पूरी दुनिया को भून रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे किसी बात से बुरा लगा था। उन्होंने जो भी किया, ये भगवान बहुत क्रोधित है, पफल्स ने गंभीर टिप्पणी की। एविस के देवता होने के नाते, सूर्य और आकाश के देवता होने के नाते, वह शायद वह व्यक्ति था जिसने परिस्थिति को सबसे अच्छी तरह समझा। राजकुमारी ने उन्हें जो जानकारी दी थी, उसमें वास्तव में क्या हुआ था, यह नहीं बताया गया था। यह उनके मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं था। लीना द्वारा स्थायी दोहरे गुण क्षति के बारे में बताए जाने के बाद लोहार ने ये अंगूठियां तैयार की थी। वे अग्नि और प्रकाश सुरक्षा के दुर्लभ छल्ले थे जो उसने लीना के आने के बाद पिछली रात बनाए थे। सेठ ने रक्षात्मक जादू के बारे में शायद ही कभी सोचा हो, क्योंकि उनके विचार में उनका उपयोग बहुत सीमित था। ये सिर्फ उसकी पसंद थी। एड्स बाय फ्यूचर, उन्होंने लेस देन आकाशीय कांस्य ग्रेटर देन की एक पट्टी का उपयोग करके कई अंगूठियां बनाई और उन पर अग्नि और प्रकाश प्रतिरोध जादू उकेरा। केवल प्रभाव जोड़ 25% अग्नि आत्मीयता, जोड़ 100% अग्नि प्रतिरोध 50 मन प्रति मिनट की लागत पर और जोड़ 50% प्रकाश प्रतिरोध 150 मन प्रति मिनट की लागत पर थे। उनके गुण लेस देन के परिजन ग्रेटर देन का प्रभाव प्रभावों से बहुत स्पष्ट था, क्योंकि वे तकनीकी रूप से एक ही जादू थे। एक ने पहनने वाले के प्रकाश प्रतिरोध को आधे से बढ़ा दिया, जबकि दूसरे ने इसे दोगुना कर दिया। सेठ को खुद इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह सूर्य से प्रभावित नहीं था। उसकी विशेषता लेस देन का परिजन ग्रेटर देन ने एक भूमिका निभाई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लेस देन आइविस का चिन्ह ग्रेटर देन ने भी भूमिका निभाई। पफल्स के वयस्क होने के साथ आइविस ने भी चिन्ह को सिर्फ स्वीकृति की मुहर से ज्यादा बेहतर बनाने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दुष्बम सेंटीपीड के अनुसार ये प्रकाश तत्व के खिलाफ अपने प्रतिरोध को 35% तक बढ़ाने में सक्षम था। ये और भी अधिक होता अगर एविस बहुत पहले गायब नहीं हो गया होता। वह आगे बढ़ा और सभी को अंगूठी पहनाई, नायक, व्यापारी और दास प्रबंधक को छोड़कर सभी को। ये छल्ले क्या हैं? नायक ने मिस दानव से फुसफुसाते हुए पूछा। बेन हॉकर ने लोहार से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की, जिसने कल रात उसकी गेंद को लगभग लात मार दी थी। हालांकि दानव ने चुपचाप उस पर मुस्कुराया। धूर्त आदमी इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता था। इसके बाद नायक ने यवेटे संघ के पास जाकर पूछा। उसने झिझकते हुए उत्तर दिया, क्योंकि वह भी राजकुमारी द्वारा चुना गया नेता था। ऐसा लगता है कि ये छल्ले अग्नि प्रतिरोध प्रदान करते हैं। सेठ, मुझे पता है कि हमारे बीच मतभेद था, लेकिन अगर आपने पहले से ही कुछ तैयार कर रखा है तो आपको सभी को फोन करना चाहिए। नायक ने तर्क देने की कोशिश की। माफ करना टीचर, मैं पूरी क्लास के लिए पर्याप्त खाना नहीं लाया, सेठ ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि ये चीजें पेड़ों पर उगती हैं। नेताजी, आप एक गरीब कवि से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह पार्टी का सारा सामान जुटा ले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे कैमरे के लिए कवि हैं और उन्होंने अपना वीणा लहराया। आखिरकार यहाँ से आगे की हर चीज रिकॉर्ड की जा रही थी। सेठ अंत तक कवि की भूमिका निभाने के लिए अड़े हुए थे। हालांकि राक्षसी खोपड़ी वाले वीणा को छोड़कर उनके कपड़े जादूगर की याद दिलाते थे। उन्होंने वर्तमान में लेस देन स्काई सिल्क ग्रेटर देन से बने नवीनतम आइटम पहने हुए हैं। डेल्टा से प्रस्थान करने से ठीक पहले निको बूस ने इसे समाप्त कर दिया था। अपने गोल्डन फ्लीस के नीचे उसने सन शर्ट और क्लाउड पैंट पहनी थी। हालांकि उसकी लेस देन लोहार की आंखें ग्रेटर देन कपड़ों का मूल्यांकन नहीं कर सकती थी, लेकिन निको ने उसे उनके बारे में बताया था। हालांकि किसी कारण से उसने आइटम का विवरण रोक दिया। सेठ उसे समझ सकता था, लेकिन स्वाद का पाठ अक्सर निर्माता के लिए थोड़ा शर्मनाक हो सकता था। लेस देन सन शर्ट, महाकाव्य, स्थायित्व 1500, शारीरिक रक्षा 500, मैग, डिफेंस 500। एक, धूप वाले आसमान के नीचे आइटम की सुरक्षा दोगुनी हो जाती है।
2 साफ आसमान के नीचे सभी विशेषताओं के लिए जोड़ 1 शून्य एड्स बाय पर फ्यूचर। 3 हमलों पर जोड़ 50% अतिरिक्त प्रकाश विशेषता क्षति। 4 सूर्य के प्रकाश में संसाधन पुनर्जनन में 25% वृद्धि। 5 आइटम आज्ञा प्रकाश क्षति के प्रति प्रतिरक्षित है ग्रेटर दैन लेस देन क्लाउड पैंट महाकाव्य स्थायित्व 1500 शारीरिक रक्षा 500 मैग डिफेंस 500। 1 बादल छाए रहने पर आइटम की सुरक्षा दोगुनी हो जाती है। 2 बादल छाए आकाश के नीचे सभी विशेषताओं के लिए जोड़ 1 शून्य। 3 प्रकाश विशेषता क्षति के विरुद्ध जोड़ 50% अतिरिक्त रक्षा। 4 क्लाउड शेडो में संसाधन पुनर्जनन में 25% की वृद्धि। 5 आइटम आज्ञा प्रकाश क्षति के प्रति प्रतिरक्षित है ग्रेटर दैन। हालांकि उनका प्रदर्शन बाहरी कारकों पर बहुत निर्भर था, लेकिन प्रदर्शन के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। अकेले बचाव नेडेल के सेट से कहीं बेहतर था, जैसा कि एक दिव्य ब्लूप्रिंट से उम्मीद की जा सकती है। ये सब फिर से स्काई रोब द्वारा कवर किया गया था। लेस देन स्काई रोब महाकाव्य स्थायित्व 2000 शारीरिक रक्षा 750 मैग डिफेंस 750। 1 खुले आसमान के नीचे आइटम की सुरक्षा दोगुनी हो जाती है। 2 खुले आसमान के नीचे सभी विशेषताओं के लिए जोड़ 3 शून्य एड्स बाय पर फ्यूचर। 3 प्रकाश अग्नि जल बर्फ विशेषता क्षति के विरुद्ध जोड़ 30% अतिरिक्त रक्षा। 4 खुले आसमान के नीचे 35% अधिक संसाधन पुनर्जनन। 5 खुले आसमान के नीचे जादुई क्षति दोगुनी हो जाती है। 6 आइटम आज्ञा प्रकाश क्षति के प्रति प्रतिरक्षित है ग्रेटर दैन। ये समय खुले में शक्तिशाली थे, लेकिन उन सभी में एक विशिष्ट स्थिति थी, और अगर वह नहीं दिया गया तो वस्तुएं वास्तव में कमजोर हो जाएंगी। गुफाओं में या पहनने वाले के सिर के ऊपर छत वाले घर के अंदर वे अपनी शक्ति का 50% खो देंगे। जंगलों में 25%। कमजोर होने पर भी पैंट और शर्ट उसकी पिछली वस्तुओं से बेहतर थे। जिस बात ने उन्हें इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित किया वह ये थी कि ये सभी वस्तुएं आग से होने वाले नुकसान से सुरक्षित थीं। ओह, क्या तुम मुझे वापस इन्वेंटरी में डाल सकते हो? ये जगह घिनौनी है, ओज ने अपने हाथों में शिकायत की। मैं नहीं कर सकता, यह इस दुनिया में हमारे पहले आगमन का दृश्य है। हमें कवि के रूप में पहचाने जाने योग्य होना चाहिए। शो के लिए ओज ने नाटकीय अंदाज में जवाब दिया। नायक ने केवल उसका उत्तर सुनकर हंस किया। खैर, हमें एक बार फिर अपना परिचय देना चाहिए और आगे की अपनी गतिविधियों के बारे में बात करनी चाहिए। नायक ने कहा, आप जानते हैं, शायद ह्यूबर्ट खोए हुए उपकरणों के साथ मदद कर सकता है। सेठ ने टिप्पणी की जब सभी ने एक बार फिर से अपना परिचय दिया। उसने देखा था कि आयामी व्यापारी ठीक काम कर रहा था और वह इस बात में दिलचस्पी रखता था कि कक्षा क्या कर सकती है। सज्जन व्यक्ति अचानक अपने नाम के उल्लेख से विचलित नहीं हुआ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि मेरे पास इस समय इस प्रयास के लिए धन की कमी है। हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं, नायक ने कहा, जिससे रिच, जो पूरी तरह से कंगाल था, घबरा गया। सेठ को ये बात सबसे अच्छी तरह पता थी। पिछले 3 महीनों में गुलामों का काम करने वाले और उनकी टीम ने जो भी पैसा कमाया था, उसका ज्यादातर हिस्सा उपकरणों के भुगतान के रूप में सेठ के खजाने में चला गया। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, जिन कारणों को मैं बताना नहीं चाहता उनसे ये काम नहीं चलेगा। चाहे ये सच हो या झूठ, इससे पता चलता है कि व्यापारी नायक और दास प्रबंधक को उनके दुख से बचाने वाला नहीं था। ठीक है, चलो इस विषय पर बात करना बंद करें। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। क्या वह थोड़ा तुच्छ नहीं है? हॉर्विग ने लाइव फीड देखते हुए पूछा। बेन और रिच ने कल रात उसके लोगों पर हमला किया। ये पहले से ही अच्छा है कि जब मैंने उसे बताया कि बेन पार्टी का नेता बना रहेगा तो उसने सीधे जहाज नहीं छोड़ा। लीना ने जवाब दिया। क्या आपने उन्हें पार्टी नेता के रूप में एक नायक होने के लाभों के बारे में बताया? जरूर, और वह भी इस बात पर जोर दे रहा था कि मैं कहूं, ये बेवकूफ उन सभी को मार देगा क्योंकि उसका सिर्फ सजावट के लिए है। हम कोफाई दानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 413 रेशियो 413 होमस्टक गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C413 रेशियो 413 होमस्टक एड्स बाय पर फ्यूचर अध्याय 413 रेशियो 413 होमस्टक क्रोना मीना फिन और मिना स्मार्ट से आए अन्य मेहमान सभी अपने घर के लिविंग रूम में इकट्ठे हुए थे। कैजुअल कपड़े पहने या फिर पजामा पहने वे कमरे के सोफे या कालीन पर लेटे हुए थे और स्क्रीन को घूर रहे थे। क्रोना में जिस किसी के पास टीवी था वह आधिकारिक प्रसारण देख रहा था और सेठ के दोस्त भी अपवाद नहीं थे। आधिकारिक प्रसारण शुरू होने के बाद से वे लगभग 2 दिनों से इस स्थिति में फंसे हुए थे। हर जगह गंदे बर्तन बिखरे पड़े थे और जमीन पर नाश्ते के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कमरे में एक खास तरह की बदबू पहले से ही भर चुकी थी, लेकिन शौचालय का इस्तेमाल करने या और खाना लाने के अलावा किसी ने भी बाहर जाने की जहमत नहीं उठाई। यह उस तरह का आकर्षण था जो रियलिटी टीवी से पैदा हुआ था, जहां मौत एक वास्तविक विकल्प थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वे देखना चाहते थे कि सेठ कैसा कर रहा है। साम्राज्य का आधिकारिक प्रसारण सभी टीमों की एक संतुलित रिपोर्ट थी, जबकि विभिन्न चैनलों ने कुछ समूह या व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जो अधिकारों के आधार पर राजघराने के साथ बातचीत करने में कामयाब रहे। हर घंटे आधिकारिक प्रसारण दुनिया के परिचय के साथ फिर से शुरू होता था। एक ऐसी भूमि जो अपने ही प्रकाश के देवता द्वारा शापित है। लोगों को छाया में रहने के लिए मजबूर किया जाता है या रक्त सूर्य की रोशनी में घिनौने राक्षस बन जाते हैं और दिमागहीन हत्या मशीनों के रूप में भूमि पर घूमते हैं। इस मूल्यांकन की खोज के लक्ष्य को लगातार सेंसर किए जाने के बावजूद इसने तनाव को कम नहीं किया। सेठ और उसका समूह वास्तव में सबसे स्थिर स्थानों में से एक में उतरा था। एक विशाल बंजर भूमि या सूखे घास के मैदान और पहाड़ियां। सबसे स्थिर होने के कारण उनकी यात्रा सबसे उबाऊ भी थी। रक्त सूर्य द्वारा छोड़े गए कुछ घृणित उत्परिवर्तनों के साथ मुठभेड़ों को छोड़कर उन्हें घृणित सूर्य के नीचे आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं हुई। उनकी स्थिति का एकमात्र पेंच ये था कि क्या वे अगले रक्त सूर्य से पहले आश्रय पा सकेंगे, क्योंकि 2 दिन पैदल चलने के बाद भी उन्हें सभ्यता का कोई संकेत नहीं मिला था। इसके विपरीत अन्य समूहों को बहुत अधिक कार्य और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नहीं, हैनिगन नहीं, फिन ने निराशा में कहा, क्योंकि एक शिकारी जो जोही के लिए अपने समूह से बाहर गया था, उसे घृणित लोगों के एक समूह ने देख लिया और उसे लगभग क्रूरतापूर्वक मार डाला, इससे पहले कि वह लेस देन होम कॉल ग्रेटर देन का उपयोग कर पाता। हैनिगन का समूह एक ही समय में सबसे भाग्यशाली और सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। वे बड़े शहर के एक घर के तहखाने में दिखाई दिए थे। हालांकि वे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब था कि उनके पास दुनिया के बारे में और अधिक जानने और अपने मूल्यांकन को बेहतर बनाने का एक अच्छा मौका था। ये भाग्यशाली हिस्सा था। वे बदकिस्मत थे क्योंकि शहर की ज्यादातर आबादी घृणित बन चुकी थी और बाकी लोगों को बहुत पहले ही मार चुकी थी। इन घृणित प्राणियों को देखकर हंसी नहीं आती थी। कोयले जैसी काली त्वचा वाली सूखी लाशों की तरह दिखने वाले वे बेहद फुर्तीले, तेज और मजबूत थे। एड्स बाय पर फ्यूचर मीना शायद अपने समूह में सबसे ज्यादा फुर्तीली थी और उसे भी यकीन नहीं था कि वह भागने के अलावा कुछ और कर पाएगी या नहीं। शिकारी बदकिस्मत था जो बड़े शहर की संकरी गली में गिर गया था। उसकी योग्यता जितनी दुखद थी, उससे उस समूह की आगे की कहानी और भी दिलचस्प हो गई। शिकारी जो ही करते हुए लापता हो गया था, वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? मूल्यांकन के प्रसारण की सबसे खराब गुणवत्ता ये थी कि सभी समूह समान रूप से मजबूत और दिलचस्प थे और लोगों को हर चीज के साथ बने रहने में कठिनाई हो रही थी। जो कोई भी ऐसा कर सकता था वह अचानक टीवी के सामने रहने लगा और मीना और अन्य लोगों की तरह प्रसारण देखने में जितना संभव हो उतना समय बिताने लगा। हैनिगन की मृत्यु दिखाने के बाद प्रसारण सेठ के समूह पर आ गया। केटी क्विनैन, सेठ के अलावा हीरो, व्यापारी और दानव के पास भी लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन कौशल था। हालांकि यह उन्हें केवल उस महाद्वीप की मोटी रूपरेखा देता था जिस पर वे उतरे थे। यह उनके अगले कदम तय करने के लिए पर्याप्त था। वे वर्तमान में एक लंबे महाद्वीप पर स्थित थे जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर तिरछे फैला हुआ था। ज्यादातर बस्तियां नदियों या तटों पर थीं। गढ़ को तट पर स्थित माना जाता था। तट तक पहुंचने और एक बस्ती खोजने के लिए पूर्व की ओर जाने और एक छोटी पर्वत श्रृंखला की तलहटी का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया।
दूरी और उनकी गति को देखते हुए तट तक पहुंचने में केवल 4 दिन लगेंगे। सेठ को बार की भूमिका में आनंद आया, वह बस साथ साथ चलता रहा और लंबी पैदल यात्रा के गीत गाता रहा, जिससे उनकी सहनशक्ति में थोड़ी मदद तो मिली, लेकिन इससे बोरियत दूर हो गई। शायद हमें वहीं आराम करना चाहिए, ऐसा लगता है कि वहां चट्टान पर एक गुफा है, रिच ने थका हुआ कहा। उसके पास नायक की शक्ति नहीं थी और उसके पास कोई उपकरण नहीं था, इसलिए वह सूरज के नीचे सबसे अधिक पीड़ित था। संत महिला उसे समय समय पर आशीर्वाद देने के लिए काफी दयालु थी, लेकिन इससे केवल कुछ ही मदद मिल सकती थी। कम से कम इस भयानक वातावरण में कुछ राक्षस तो थे। अब तक उनका सामना जिस एकमात्र बड़ी चीज से हुआ था, वह रेगिस्तानी क्रैकन था। चूंकि वे आमतौर पर जमीन के नीचे रहते थे, इसलिए उसे सूरज के प्रकोप से जरा भी परेशानी नहीं हुई। अगर उसने तनावग्रस्त नायक पर हमला करने का फैसला नहीं किया होता, तो उसकी जिंदगी लंबी हो सकती थी। शाही राजकुमार द्वारा दी गई तलवार का उपयोग करके बेन ने क्रैकन को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये दुनिया उठ जैसी ही स्थिति में थी और राक्षस बहुत मजबूत थे। इसके बावजूद हीरो के धोखेबाज अस्तित्व के खिलाफ उनके पास कोई मौका नहीं था। कोई ये तर्क दे सकता है कि उनकी टीम के सभी सदस्य एक या दो धोखेबाजों के साथ विशेष थे। यहाँ भेजी गई किसी भी अन्य टीम के लिए भी यही बात थी। फिर भी जब व्यक्तिगत युद्ध शक्ति की बात आई, तो एक नायक उन सभी में सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। सेठ ने पीछे बैठकर आराम करने का ध्यान रखा, जबकि हीरो मोटे और भारी कवच पहने हुए सूरज की मार झेलते हुए आगे चल रहा था। लोहार को यह स्वीकार करना पड़ा कि बेन हॉकर के उपकरण खराब नहीं थे। नायक को कालकोठरी से महाकाव्य और अद्वितीय वस्तुओं से सजाया गया था। हालांकि इसकी तुलना सेठ के सुविचारित महाकाव्य सेटअप से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह संभवतः अकेले कालकोठरी डाइविंग द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सबसे अच्छी चीज थी। एज बाय ऑफ फ्यूचर, हम दिन भर वहीं आराम कर सकते हैं और रात में चलना जारी रख सकते हैं, राक्षस ने सुझाव दिया। दानव के अलावा मिस्टर फेल्स, योवेट द सेंटिस्ट, ह्यूबर्ट द मर्चेंट और एल्जा भी उसके विचार से सहमत थे। खासतौर पर रिच एक ब्रेक का इंतजार कर रहा था। सेठ के विपरीत, जिसने अपने आंकड़े समान रूप से वितरित किए थे या मोहरा, वे सभी ऐसे कलाकार थे जो बुद्धिमत्ता और इच्छाशक्ति जैसी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि वे रिच की तरह सूर्य से पीड़ित नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी यात्रा के शारीरिक तनाव को बनाए रखने में कठिनाई हुई। यदि आप लोग रिच का अनुबंध स्वीकार कर लें, तो हम तेजी से काम करेंगे और आपको कम समस्याएं होंगी, नायक ने शिकायत की। हमारे बीच पहले से ही इस विषय पर चर्चा चल रही थी। मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी, भले ही यह अस्थायी ही क्यों न हो, एली ने उत्तेजित होकर चिल्लाया। हालांकि किसी और ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एल्जा, योवेट और ड्रॉन ने मौन सहमति में सिर हिलाया। यह अनुबंध बिना किसी शर्त के एक औपचारिकता मात्र था, लेकिन खासतौर पर ये 4 लोग इस विचार के खिलाफ थे। सेठ जैसे अन्य लोगों ने भी ऐसा नहीं करना पसंद किया और इसके बजाय किनारे पर खड़े रहे। वास्तव में इस विचार के पक्ष में केवल बेन और रिच ही थे, जिससे पूरी बातचीत इस निष्कर्ष पर पहुंची, जब तक कोई दूसरा विकल्प न हो तब तक नहीं। रिच अभी भी उन पर अपने सहायक कौशल का उपयोग कर सकता था, वे बस कमजोर हो गए थे। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, चलो गुफा में आराम करते हैं और रात में आगे बढ़ते हैं। सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे चिलचिलाती धूप से बचकर गुफा की ठंडी छाया में आ गए थे। सेठ ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, क्योंकि उसने घर के अंदर अपने आसमानी रेशमी कपड़ों से बहुत सारे बर्फ को दिए थे, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। एली अचानक गुफा में भाग गई, जैसे कि उसे कुछ नजर आ गया हो। उसकी उत्साहित आवाज उन तक वापस गूंजी। अरे, यह एक कालकोठरी है। वे विचित्र स्लाइम रेंचर का पीछा करते रहे। रास्ते में सेठ ने देखा कि किसी चीज को घसीटकर बाहर निकाला जा रहा है। दूसरे की ओर देखते हुए वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने ये देखा। ट्यूब के आकार की गुफा के पीछे एक बड़ा द्वार था। खुरदरी प्राकृतिक चट्टान की दीवार बड़े पीले बलुआ पत्थर के ब्लॉकों से बनी ईंट की दीवार में समाप्त होती थी। दीवार पर स्तंभों की कतारें लगी हुई थी और 2 बड़ी अंगीठियां रहस्यमय दरवाजे को रोशन कर रही थीं। गेट के सामने का इलाका कैंपों से बचे हुए सामान से भरा पड़ा था। जली हुई आग, जीर्ण शीर्ण और टूटे हुए टेंट, पुराने बैग और कचरा, सब कुछ महीन धूल और रेत की परत से ढका हुआ था। इस तरह के मौसम में उन्हें पता ही नहीं था कि यह इलाका कितने समय से वीरान पड़ा है। चूंकि वहां मानव उपस्थिति के निशान है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इस क्षेत्र में कोई बस्ती हो सकती है। व्यापारी ने सोचा। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मार्सेल ने पूछा। कालकोठरी के प्रवेश द्वार से पता चलता था कि यह बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। पार्टी के ज्यादातर सदस्य 60 के दशक के मध्य में थे, जबकि कालकोठरी ऐसा लग रहा था कि यह आसानी से 80 या 100 के स्तर तक जा सकती है। यह संभव नहीं था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह उनके मिशन का हिस्सा हो और इसमें समय लगेगा। हालांकि कालकोठरी क्रोना साम्राज्य के लिए एक महान संसाधन हो सकती है और मूल्यांकन के लिए बोनस अंक ला सकती है। नायक ने समूह के चारों ओर देखा। पहले हम आराम करेंगे और फिर देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। एज बाय ऑफ फ्यूचर को फायदा तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 414, भूगर्भ कब्रिस्तान। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार, C414, भूगर्भ कब्रिस्तान। एज बाय ऑफ फ्यूचर, अध्याय 414, भूगर्भ कब्रिस्तान। क्रोना, कागजों के ढेर से भरे एक छोटे से दफ्तर में शॉन मैक्लेरी ने अपने सामने स्क्रीन को देखा, लगभग खुशी से रो पड़े। आखिरकार ओर्थ का समूह कुछ कर रहा था। चैनल डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घटे हुए फंड का ज्यादातर हिस्सा उनके कुछ सदस्यों के लिए विशेष अधिकार खरीदने में खर्च कर दिया था, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने भोज के दौरान हंगामा किया था। उनके पास हीरो के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए धन की कमी थी, लेकिन उन्हें उस आदमी के बारे में पता चल गया था जिसने हीरो को लात मारी थी और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया था। उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि उन्होंने बार के लिए अधिकार खरीदे हैं, और एक स्लाइम टैमर जैसा कुछ। हालात और भी बदतर हो गए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वे एक उबाऊ बंजर भूमि से गुजर रहे थे। संघर्ष चैनल को पटरी पर लाने का यह उनका आखिरी प्रयास था। अगर यह विफल रहा तो उन्हें धारकों के सामने जिम्मेदारी लेनी होगी। जब उनका सामना हुआ तो वह अपने भाग्य के आगे झुकने को तैयार था। एक बड़ा भाग्य। उसने 9 देवताओं से प्रार्थना की कि वे उस स्थान पर प्रवेश करें, और उसकी प्रार्थना सच हो गई। निर्देशक ने सभी संपादकों और पटकथा लेखकों को बुलाया, जो चारों बचे थे, ताकि शाही प्रसारण स्टेशन द्वारा भेजी गई सामग्री को संयुक्त रूप से देखा जा सके। यह हेली बुरी नहीं है, उसके कौशल दिलचस्प हैं और उसकी लड़ाई जंगली है, लेकिन ये बात, हमने इतना पैसा क्यों खर्च किया? क्योंकि हमारे मुखबिर ने कहा था कि उसी ने हीरो को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। शॉन ने जवाब दिया, वह भी अपने निवेश के बारे में अनिश्चित था। मेरा मतलब है, वह एक कवि के रूप में अपना काम कर रहा है, लेकिन हाँ, वह बहुत साधारण है ना? शुरुआत को छोड़कर जब उसने अचानक अंगूठियां बांटना शुरू किया, वह चुप रहा। ओर्थ से आया दल धीरे धीरे कालकोठरी हॉल से होकर आगे बढ़ा, जो किसी दुष्ट मूर्ति या झूठे भगवान के ऊंचे मंदिर जैसा लग रहा था। लेवल 67 के आसपास विकृत भूतों का एक झुंड दल को घेर रहा था। सभी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कई दिलचस्प कौशल दिखाए, सिवाय बार के। उसके बारे में एकमात्र खास बात थी उसका विलक्षण वाद्य यंत्र। वह अपने सहयोगियों को मजबूत करने या भूतों को रोकने के लिए साधारण गाने गाता था। माफ कीजिए चीफ, लगता है कि यह बेकार है। हम शायद, या फिर वह अपने हुनर को छुपा रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप हताश हैं, आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। संपादकों में से एक ने ठहाका लगाते हुए मजाक किया। मुझे इसका उत्तर दीजिए, यदि वह इतना साधारण था तो उसे मूल्यांकन के लिए क्यों अनुशंसित किया गया? तुम सही हो, ये वाकई अजीब है। हालांकि आप गलत नहीं हैं। भले ही वह अपना हुनर छिपा रहा हो, लेकिन जब तक वह खुद को प्रकट नहीं करता, तब तक वह बेकार है। शायद हम उसके दृष्टिकोण से कुछ शॉट्स बचा सकते हैं और लड़की के इर्द गिर्द कुछ दिलचस्प बना सकते हैं। वह हमेशा पीछे रहता है, जिससे युद्ध का अच्छा दृश्य मिलता है। शायद हम कुछ दृश्य अन्य चैनलों को भी बेच सकें। आइडिया बुरा नहीं है। ये सच था। सेठ ने खुद को रोक लिया और कम से कम वही किया जो उसे करना था, एक कवि के रूप में गिना जाना। कुछ सामान्य गीत गाते हुए जो उसने उसे सीखे थे। भूत काफी ताकतवर और संख्या में थे, लेकिन वे अपनी तरह के शक्तिशाली दल के लिए कोई खतरा नहीं थे। सेठ को इस स्थिति में कोई कौशल दिखाने की जरूरत नहीं थी।
यवेट, एल्जा और रियरगार्ड में मौजूद अन्य लोगों के लिए भी यही स्थिति थी। यह मुख्यतः अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की कार्रवाई थी। भूतों को हराने के बाद वे रसातल में और भी गहराई तक चले गए। इस दौरान उन्होंने जो कुछ पाया उससे वे चकित रह गए। मंदिर का पूरा ढांचा एक मंदिर जैसा लग रहा था, या शायद यह एक विशाल दफन संरचना थी, इससे पहले कि इसमें कालकोठरी विकसित हो। भूतों की विशाल लहर के बाद विरोधी कम होते गए। ज्यादातर मरे हुए सैनिक जैसे थे जो तलवार और प्राचीन कवच पहने हुए थे। पराजित होने के बाद वे धूल में मिल जाते थे। दूसरी मंजिल से आगे कालकोठरी हॉल सुरंगों और कोठरियों की एक जटिल भूलभुलैया में बदल गई। इन कब्रगाहों की अगली मंजिलें बड़े-बड़े बक्सों से भरी हुई थी, ज्यादातर बक्से खाली थे। बड़े बक्सों में से एक के नीचे एक मानव जैसा प्राणी पड़ा था, एक मानव सैनिक जो सूखकर सड़ गया था। जब उन्होंने समूह के आने की आवाज सुनी तो कुछ लाशें उठ खड़ी हुई या बक्सों से बाहर निकल आईं। अरे, इस पर एक नजर डालो, मिस्टो ने समूह को पुकारा। उसके आसपास फर्श पर चमकीले लाल रंग के दो बड़े-बड़े तरल पदार्थ थे। क्या ये ताजा खून था? क्या हो रहा था? प्रवेश द्वार पर हाल ही में किसी के प्रवेश करने का कोई संकेत नहीं था, तो ताजा खून कहां से आया होगा? ये निश्चित रूप से खून है। कैद ने अचानक पूर्ण निश्चय के साथ टिप्पणी की। ऐसा लग रहा था कि उसे इस विषय पर काफी अनुभव था। मुझे उस दिशा में ज्यादा गंध आ रही है, उसने आगे कहा और कई गलियारों में से एक की ओर इशारा किया। रास्ता दिखाओ, हो सकता है कोई बच जाए, नायक ने दृढ़ता से कहा। वे हुड वाली लड़की का पीछा करते हुए कई हॉलों और दफन कक्षों से होते हुए गए। उसने अचानक चलना बंद कर दिया। इसका अचानक उन्हें सुरंग में चट्टानों के टकराने की आवाज सुनाई दी। वे जल्दी से कमरे के दूसरी तरफ भागे, तभी एक बहुत बड़ा पत्थर जमीन पर गिरा और उसके पीछे एक बड़ा छेद हो गया। जैसे ही वे गिरते हुए पत्थर में लगभग कुचले ही गए, समूह ने उसे बचने के लिए कमरे के दूर वाले हिस्से की ओर दौड़ लगाई। अब एक विशाल पत्थर की पटिया ने उनके अंदर या बाहर जाने का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि कक्ष में कोई रास्ता नहीं था। अरे बुरे आदमी, क्या तुम जाल की तलाश में नहीं थे? मासेल ने आयामी व्यापारी पर चिल्लाया। वह बुरा सज्जन चोर की भूमिका निभा रहा था, क्योंकि उसका मोनोकल जाल को देख पाने में सक्षम था। भाषा, मेरे युवा मित्र, ये पत्थर की पटिया कोई जाल नहीं है, इसलिए मेरा मोनोकल इसे नहीं पकड़ सका। यह कोई जाल तो नहीं है। वह वही था, नकाबपोश लड़की ने कहा और एक ताबूत की ओर इशारा किया। ताबूत के किनारे खून की पतली धार दिख रही थी। आप लोग कौन हैं? एक आवाज ने पूछा जब अजनबी को एहसास हुआ कि वे उसकी उपस्थिति के बारे में जानते हैं। ताबूत के अंदर एक आदमी पड़ा था। वह बुरी तरह घायल था, लेकिन जिंदा था। सेठ ने निर्धारित किया कि यह आदमी लगभग 35 साल का था और उसके हथियारों और कवच पर लिखे हथियारों के कोड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह नाइट ऑर्डर का सदस्य था। वह आदमी गहरी सांस ले रहा था और जब उसने उनसे बात की तो उसकी सांस फूलने लगी। जान लो कि मैं स्वतंत्र शहर अखास के शूरवीरों का एक शूरवीर हूं। मैं यहाँ बारम के भगवान इस कब्रिस्तान के संरक्षक के आदेश के तहत आया हूँ। कबाड़ के रक्षक, नायक ने हैरानी से पूछा। कोई बात नहीं, आपने हमें क्यों बंद कर दिया? सेठ आगे बढ़ा और नायक के कंधे पर हाथ रखा। बातचीत कभी पर छोड़ देनी चाहिए। ये पूछताछ नहीं है। क्या तुम नहीं देख सकते कि वह गंभीर रूप से घायल है? क्या ये बातचीत जारी रखने से पहले उसे ठीक कर सकती है? उसने सौहार्दपूर्ण ढंग से सुझाव दिया। ये पहला व्यक्ति था जिससे वे मिले थे और वे इतने भाग्यशाली थे कि वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। एक शूरवीर के रूप में उसे कम से कम इस क्षेत्र में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। तुम्हें मुझे उसे ठीक करने देना चाहिए। मैं उससे बहुत बेहतर हूं, टैडजेल ने अपने पालतू स्थान से उत्सुकता से कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। इसे पुजारिन पर छोड़ दो। यवेट, विश्राम और स्थिरता के देवता, सैमहाज की संत थी। उपचार करना उसकी विशेषता नहीं थी, फिर भी वह अधिकांश उच्च पुजारियों से प्रतिद्वंदी थी। इमुगी के तिरस्कार ने संत की तुलना में उसके अपने कौशल के बारे में अधिक बताया। क्या आप बातचीत का काम कभी पर छोड़ देंगे? सेठ ने फुसफुसाकर नायक से कहा। हालांकि उसने बेन के जवाब का इंतजार नहीं किया और उस आदमी के पास गया, जबकि यवेट उसे ठीक कर रही थी। नायक केवल अपनी मुट्ठी बांध सकता था, लेकिन अंततः उसे छोड़ देता था। नमस्कार, हम एक विदेशी दुनिया से आए आगंतुक हैं और हमारा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। हम आश्रय की तलाश में इस गुफा में घुसे और आपके कब्रिस्तान पर ठोकर खा गए। एक और दुनिया, उसने समूह की ओर देखा और विचार किया। ये सच है, आप उन लोगों की तरह नहीं दिखते जिन्हें मैं जानता हूं। सेठ को अच्छा प्रभाव डालने और शूरवीर को उस पर विश्वास दिलाने के लिए किसी हथियार का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। उसके उच्च व्यक्तित्व गुण और परसेफोन के हार का प्रभाव पर्याप्त से अधिक था। वे जल्दी ही नाइट क्षेत्र और उसके यहाँ आने के कारण के बारे में एक सौहार्दपूर्ण बातचीत में शामिल हो गए। उसने उन्हें जो बताया वह काफी अकल्पनीय था। ये कालकोठरी, या जैसा कि वे इसे कहते थे, मूल रूप से एक प्राचीन फराव की कब्र और उसकी सेना का अंतिम विश्राम स्थल था। इसके निर्माण के कुछ शताब्दियों बाद पंथ स्थल एक कालकोठरी में बदल गया था। कालकोठरी होने के बावजूद कोई समस्या नहीं थी। मेंगोर का बाजार एक शक्तिशाली देव राजा था और प्राचीन जादू और आशीर्वाद की मदद से अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखता था। मरे हुए कालकोठरी प्रबंधक के रूप में उभरने के बाद भी वह केवल अपने लोगों के वंशजों की रक्षा करना चाहता था। कालकोठरी बन जाने के बाद भी तीर्थयात्री यहाँ अनुष्ठान करने और महान फिरौन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए आते थे। जब सूर्य देवता ने उनकी भूमि को शाप दिया तो सतह पर रहना लगभग असंभव हो गया। अपनी हताशा में यह महान फिरौन ही था जिसने लोगों को अपने कब्रिस्तान में आश्रय प्रदान किया। जहां तक शूरवीर का सवाल है, उसका नाम अहमद था और वह बारम के भगवान के बीच एक संदेशवाहक था जिसने इन कब्रगाहों में शरण ली थी और अखास की नगर परिषद। मूल रूप से वह अखास वापस जा रहा था जब सुरक्षा उपाय अचानक सक्रिय हो गए। आमतौर पर कब्रगाहों में राक्षस नहीं होते थे और जब तक कोई अनधिकृत घुसपैठिया न हो तब तक पुराने सैनिक अपनी नींद में ही रहते थे। ये बंजर भूमि में घूमने वाले घृणित प्राणियों के खिलाफ एक जवाबी उपाय था। कालकोठरी का प्राणी और सैनिक किसी पर भी हमला कर सकते थे, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। इसी तरह अहमद उनके प्रवेश द्वार पर गोलीबारी में फंस गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी गलती थी तो पार्टी थोड़ी शर्मिंदा दिखी। यद्यपि यह उनकी गलती थी, फिर भी उपचार पूरा होने के बाद शूरवीर ने विनम्रतापूर्वक संत को धन्यवाद दिया। लेकिन तुमने जाल क्यों लगाया? हीरो ने झल्लाकर पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मित्र हैं या शत्रु? आपकी शक्ति के साथ आपको आगे बढ़ने से रोकने और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए अपने क्षीण जीवन का बलिदान करना बेहतर होता। नायक चुप हो गया। अहमद, जिसने उन्हें भरोसेमंद समझा था, ने ताबूत के निचले कोने में एक गुप्त बटन दबाकर कक्ष को फिर से खोल दिया जिसमें वह छिपा हुआ था। कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 415 जनरल का निवास। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C415 जनरल का निवास। एड्स बाय फ्यूचर। अध्याय 415 जनरल का निवास। अहमद ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन इससे वास्तव में कोई समस्या हल नहीं हुई। हमें 5वीं मंजिल पर जनरल हाकोर के दफन कक्ष तक पहुंचना होगा। उथले तल पर वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद करने के लिए जागरूक है, शूरवीर ने जोर देकर कहा। उथले स्तर, नायक ने पूछा। हाँ, पहली 30 मंजिलें रक्षा रेखाएं हैं। जब तक हम जनरल हाकोर से बात कर सकते हैं, हम सुरक्षा उपायों को निष्क्रिय करने और आपको शहरी मंजिलों तक सुरक्षित मार्ग देने में सक्षम होंगे। वाह अहमद, यहाँ कितनी मंजिलें हैं? एली ने उत्सुकता से पूछा। सबसे गहरा कक्ष 130वीं मंजिल पर फिरौन का होगा। यह तय हुआ कि अहमद उन्हें 5वीं मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा और जनरल हाकोर से बात करके उम्मीद है कि राक्षसों के प्रजनन को निष्क्रिय कर देगा। वह छोटा रास्ता जानता था। जीवित बचे लोगों का एक पूरा समुदाय उनकी टीम के लिए एक बड़ा अवसर था और वे वास्तव में इस जगह और उस मरे हुए फराव के बारे में और अधिक जानना चाहते थे जिसने ये सब संभव बनाया। सेठ को पता चला था कि बारम यहाँ से कुछ दिनों की दूरी पर समुद्र तट पर व्यापार शहरों में से एक था। चूंकि शहर में एक बंदरगाह था, इसलिए संभावना बहुत ज्यादा थी कि वहाँ दुनिया के भूगोल के बारे में जानकारी रखने वाले कुछ लोग हों और शायद तटों पर खंडहर हों, व्यापारी या जहाजों के कप्तान जैसे लोग। उनके लिए इन लोगों से मिलना जरूरी था। सेठ को यकीन था कि वे गढ़ के स्थान को कम कर सकते हैं, भले ही यह पता लगाना हो कि यह कहाँ है या नहीं।
हालांकि उसने ये सुनिश्चित किया कि अहमद को उनके पूरे इरादे न बताए जाएं। बताओ, क्या 30 मंजिलें सिर्फ रक्षा के लिए ज्यादा नहीं है? रिच ने मुख्य गलियारे की ओर जाते हुए छोटी सी बातचीत करने की कोशिश की। नहीं, दरअसल वे वर्तमान में रक्षा पंक्ति में 10 मंजिलें और जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। मैंने सुना है कि पिछले ब्लड सन के दौरान एक घृणित व्यक्ति घुसने में कामयाब रहा। सभी ने गॉल्स के साथ अपनी लड़ाई के बारे में सोचा। ममीकृत सैनिक भी कमजोर नहीं थे, ये सिर्फ पहली कुछ मंजिलें थीं। क्या ये सब इतनी सारी घिनौनी चीजें हैं, या ये इतनी शक्तिशाली हैं? व्यापारी ने बीच में ही पूछा। उसने भी बाकी लोगों की तरह ही सोचा। पिछले 2 दिनों में उन्होंने लगभग कुछ भी नहीं देखा था। जो कुछ भी उन्होंने देखा वह बताने लायक नहीं था। मैं देख सकता हूं कि आप थोड़े भ्रमित हैं। मुझे अनुमान लगाने दो, आप पिछले 2 या 3 दिनों में यहाँ आए हैं। पिछला रक्त सूर्य 4 दिन पहले था। आसपास के अधिकांश जीव इस स्थान पर बाढ़ की तरह बह गए थे। यहाँ बाढ़ आ गई? मासिल ने पूछा। अहमद ने बस कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन घृणित लोग सहज रूप से जानते हैं कि बचे हुए लोग कहाँ छिपे हैं और उन्हें सूरज की रोशनी में बाहर निकालने के लिए वहाँ हमला करते हैं। आकाश पिछले खूनी सूरज के दौरान लगभग गिर गया था। उसने आह भरी। मैं वास्तव में यहाँ अपनी सुरक्षा व्यवस्था की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण में मदद मांगने आया हूँ, या कम से कम कुछ शरणार्थियों को लेने आया हूँ। तो फिर तुम अकेले क्यों हो? क्या चीजें ठीक नहीं हुई? नायक ने चिंतित होकर पूछा। नहीं नहीं, हमारे अनुरोध स्वीकार कर दिए गए। नायक ने आश्वस्त होकर उसका कंधा पकड़ लिया। हम आपकी मदद करेंगे, उसने अचानक आत्मविश्वास से वादा किया। यह आदमी क्या कर रहा था? हाँ, मुझे कुछ करने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद, लेकिन शायद आपके पास करने के लिए अपने काम भी होंगे। मुझे पता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हमारी मदद करने के लिए ज्यादा कुछ कर पाएंगे। कम से कम शूरवीर में कुछ सामान्य ज्ञान तो था। समूह आराम करने ही वाला था कि तभी हमें कम मत आंको, हम कुलीन हैं। ये बूथ वार्म अप के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मुझे यकीन है कि हम मदद कर सकते हैं, बेन ने जोर देकर कहा। पार्टी सिर्फ फेसपाल नहीं कर सकती थी, वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? उन्हें किस चीज में मदद करनी थी? ऐसा नहीं था कि उनके बीच कोई लीजेंडरी कारपेंटर था। एज बाय ऑफ फ्यूचर उद्धरण चिन्ह डॉट। ठीक है, मुझे लगता है जब मैं अखाज लौटूंगा तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। शूरवीर ने अजीब तरीके से उत्तर दिया। नायक ने सफलतापूर्वक खुद को गरीब शूरवीर पर मजबूर कर लिया था। चाहे हीरो जो कर रहा था वह अच्छा था या बुरा, वे आराम से 5वीं मंजिल तक पहुंचे। सचमुच घमंड से हीरो अहमद का भरोसा जीतने के लिए अपनी शक्ति दिखाने के लिए उत्सुक था। उसने बस जो कुछ भी उनके सामने आया उसे अकेले ही पूरा किया। बाकी लोगों के पास करने को कुछ नहीं था। सेठ सिर्फ अपना सिर हिला सकता था। यहाँ के लोगों से जो कुछ पता चलता उसके आधार पर वे अहमद का पीछा कर सकते थे। मदद करने का वादा क्यों? इससे लोहार को हीरो पर शक हो गया। उसे उस क्लास या बेन हॉकर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सेठ दूसरे कामों में व्यस्त था और उसने जानकारी इकट्ठा करना नजरअंदाज कर दिया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पार्टी के सदस्यों के बारे में ज्यादा जानने के लिए समय क्यों नहीं निकाला। ऐसा नहीं था कि उसे दूसरों से निपटने में इतनी दिमागी शक्ति लगाना पसंद था। ये बहुत दर्दनाक था। षड्यंत्रकारी लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंत में उसने अभी के लिए चिंता करना बंद करने और ये देखने का फैसला किया कि चीजें कहां तक जाती हैं। बॉस रूम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहां कोई बड़ा दरवाजा नहीं था जिसके दोनों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियां या ऐसी कोई चीज हो जिसकी उन्हें आसपास से उम्मीद थी। वहां कोई दरवाजा नहीं था। वे बस एक चौड़े अच्छी तरह से रोशनी वाले हॉल में दाखिल हुए जिसकी दीवारों पर शानदार रंग बिरंगे स्तंभ लगे हुए थे। कमरे के बीच में साफ पानी का एक लंबा तालाब था। पूल के सिर पर एक सिंहासन था और 2 अजीबोगरीब चुड़ैल मम्मी एक विशालकाय सूखे आदमी को पंखा झल रही थी जो एक शानदार कवच पहने हुए था। खाली आंखों की कोठरियां लाल रोशनी से जल रही थीं और घुसपैठियों को उदासीनता से देख रही थीं। इसकी गहरी गूंजती आवाज पूरे कमरे में पहुंच गई। अहमद, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या ये वे लोग हैं जो बिना अनुमति के कब्रगाह में घुस आए थे? अखाज के शूरवीर ने आगे बढ़कर स्थिति बताई। उसकी बात सुनकर मम्मी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और सोचने लगी। दूसरी दुनिया से आया आगंतुक, क्या तुम उनके लिए गारंटी ले रहे हो अहमद? हाँ, और इस दुनिया में आने का आपका क्या कारण है? मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आए हैं। ये सच है, हम इस दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आए थे, बेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। हम तो आपको इस समय जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी है। हो सकता है कि हम आपसे बात करने में रुचि रखते हों। एज बाय ऑफ फ्यूचर उसके हाथ की एक लहर के साथ कई लोग समूह की ओर फेंके जा रहे थे। हर किसी ने एक प्रोजेक्टाइल को पकड़ लिया। इनसे आपको आश्रय स्थल तक जाने में आसानी होगी। मैं अभी सुरक्षा उपायों को स्टैंड बाय पर वापस कर दूंगा। व्यवस्थापक से बात करें, मुझे यकीन है कि आप उसके साथ जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब चले जाओ। वे अभी जाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कि मम्मी ने उसके एक नौकर को अपनी गोद में खींच लिया। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह आदमी अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहा था, भले ही वह बहुत पहले ही मर चुका था। क्या आपको लगता है कि वे मम्मियां अभी भी रसीली हैं या उनका व्यवहार अधिक कुरकुरा है? हुई एली, बस हुई। सेठ चिढ़ा। क्या? मैं तो बस उत्सुक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। इस वाक्य को यहीं खत्म मत करो। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, खुश हूँ। हाँ, अगली 25 मंजिलें खाली हॉल, दफन कक्ष और गलियारों से भरी थीं। इस माहौल में पूरी तरह से सन्नाटे में यात्रा करना लगभग डरावना था। 30वीं मंजिल पर वे आखिरकार एक भव्य द्वार के सामने पहुंचे। ये प्राचीन कवच के सेट में मानव और मरे हुए रक्षकों के मिश्रण से घिरा हुआ था। सेठ मरे हुए कवच का मूल्यांकन नहीं कर सका क्योंकि यह कालकोठरी भीड़ के शरीर का हिस्सा था। दूसरी ओर मनुष्यों पर कवच दुर्लभ वस्तुओं का एक सेट था। प्रदर्शन बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अगर उनके पास इस तरह से सुसज्जित सेना होती तो वे एक बड़ी ताकत होते। अहमद, तुम वापस क्यों आ गए? कुछ हुआ क्या? हाँ, मैंने लोगों से तब मिला जब मैं लगभग बाहर ही था। जनरल हाकोर ने उन्हें अनुमति दी थी। सभी ने वह टोकन दिखाया जो उस मरे हुए व्यभिचारी ने उन पर फेंका था। पहरेदारों ने सिर हिलाया और गेट खोल दिया। क्रोना, एक कालकोठरी जिसका इस्तेमाल शरणार्थियों के लिए आश्रय के रूप में किया जाता था। एक विशाल दफन कक्ष के भीतर रहने वाले पूरे शहर की आबादी। यह उन सभी के लिए पहली बार था। इसने साम्राज्य के दर्शकों के बीच एक छोटी सी हलचल भी पैदा की। और उन्होंने क्रोना 5 चैनल ने सेठ के नजरिए से सीधी बातचीत की, जिसने किसी भी टीम से मिलने वाले पहले उत्तरजीवी के साथ बातचीत का नेतृत्व किया था। भले ही उनके पास पार्टी के अधिक दिलचस्प पात्रों के प्रसारण अधिकार नहीं थे, लेकिन उनके पास उस पार्टी का अधिकार था जिसने सबसे पहले जीवित बचे लोगों को खोजा था और जो सूचना का वास्तविक स्रोत था। शॉन का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसे भविष्य के लिए उम्मीद जगने लगी थी। शायद उसका फैसला आखिरकार सही था। एज बाय ऑफ फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में प्रदान करें।